नमस्कार सर। नमस्कार। वैद्य जी, कैसे हैं आप? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। हमने एक वीडियो बनाया था पीछे, जी। और वीडियो था बुढ़ापा और उसकी बीमारियों पे। और वो वीडियो बहुत लोगों ने देखा, और मुझे भी लगा कि मैं आज से अपने बाद 30-40 साल 31 साल बाद खुद को देख पा रहा हूँ उस वीडियो में। तो उसमें एक अम्मा है, उनका एक कमेंट था, और उस कमेंट ने मुझे बहुत अंदर तक हिला दिया। तो मुझे लगा कि ये भी एक बीमारी का ही हिस्सा है, और इस बारे में बात होनी चाहिए। उन अम्मा ने लिखा कि बेटा तो मुझसे बात करता है, पर बहू मुझसे बात नहीं करती है, बहुत उपेक्षा करती हैं, और अब ये मुझसे सहा नहीं जाता है। तो ये अम्मा की कहानी नहीं है सर, ये पूरे देश की कहानी है। जी। किसी का बेटा बात नहीं कर रहा, किसी की बहू बात नहीं कर रही, किसी के दोनों ही बात नहीं कर रहे, किसी के दोनों चले गए हैं, इस देश से ही बाहर चले गए हैं। और मैं जब सुबह पार्कों में देखता हूँ, दोपहर को पार्कों में देखता हूँ, आपके घर के सामने पार्क में देखता हूँ, तो ऐसी अम्माएँ और ऐसे बुजुर्ग दिन भर बैठे रहते हैं इस इंतज़ार में कि कब शाम हो और हम खाना खा के सो जाएं। तो इस तरह की ज़िंदगी है, इस तरह की जो उपेक्षाएँ हैं, और बुढ़ापा जो जीवन की अटल सत्य है, उस अटल सत्य को डॉक्टर साहब कैसे मतलब थोड़ा सा खुशनुमा बनाया जा सकता है? इन चीज़ों का इलाज क्या है? देखिए, आपने इलाज पूछा है। हमारे देश में एक बड़ी ये गलत धारणा है कि हम बीमारी सिर्फ उसे मानते हैं जो शरीर की है, यानी एब्सेंस ऑफ डिजीज़, कि अगर आपके शरीर में कोई फिजिकल एलिमेंट नहीं है तो आप स्वस्थ हैं। जबकि मॉडर्न मेडिकल साइंस हो या आयुर्वेदा, वो ये मानते हैं कि हेल्थ की परिभाषा के अंतर्गत शारीरिक स्वास्थ्य तो आता ही है, उसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य, अगर ये तीनों पक्ष छूट जाएंगे तो इसके बिना मनुष्य स्वस्थ रह नहीं सकता। इसलिए गुरुकुल ऑफ हेल्थ में जब हम बात कर रहे हैं तो इसको केवल सामाजिक मुद्दा ना माना जाए, ये शरीर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जैसे आपने जिक्र किया, हमारी एक आदरणीय दर्शक ने पूछा है कि बेटे का व्यवहार तो ठीक है। हाँ, बेटा पास भी बैठता है। हाँ, और वो समय भी देता है, लेकिन पुत्र वधू उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रही। समस्या केवल ये बहुत कोई सतही समस्या नहीं है इस तरह की। वैसे तब जनरल है, आप अगर सर्वेक्षण करेंगे तो आमतौर पे जितनी माताएं हैं जो सास के रूप में एक अपना जीवन बिता रही हैं, उनको अमूमन ये शिकायत अपनी बहू से मिलेगी। लेकिन इसके मूल में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक फिल्म आई थी शायद, या बड़ा कोई सीरियल भी आया था कि सास भी कभी बहू थी। तो अगर सास ये देखें कि जब वो बहू के रूप में थीं तो उनके अपनी सास से कैसे संबंध थे, तो निश्चित रूप से आज जो 65-70 साल की महिला हैं वो कहेंगी हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। क्यों थे? क्यों? इसलिए थे कि संयुक्त परिवार था, ज्वाइंट फैमिली थी। केवल एक बहू नहीं होती थी, परिवार में 3-3, 4-4 बहुएं होती थी, जेठानी होती थी, देवरानी होती थी और सास होती थी। तो एक भरा पूरा परिवार होता था जिसमें एक तो एकाकीपन नहीं था, और अपने दुख सुख वो शेयर करने के लिए उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, वो घर पे ही वो इस तमाम तरह की चीज़ें हो जाती थी। और काम का विभाजन था। पुरुष के ऊपर ये जिम्मेवारी थी कि वो आर्थिक संसाधन पैदा करे, किसी भी तरह से करे वो, और घर को देखना, होम मेकर जो असल में रोल है वो फीमेल्स का था। तो कोई बहुत लंबे चौड़े डिसीजन महिलाओं ने करने नहीं होते थे। हाँ, समझदार परिवार जो थे, परिपक्व, वो उनकी राय ले लेते थे, लेकिन अंतिम निर्णय परिवार के मुखिया का होता था। अब संयुक्त परिवार टूट गया। आज भारत में अगर कोई संयुक्त परिवार है कहीं जहाँ 20-30 लोग हैं, तो वो अखबार की सूचना बनते, कहानी बनते कि आज भी एक ऐसा परिवार है जो एक चूल्हे पर बनती है, 50 लोगों की रोटी, 20 लोगों का खाना। ये अपवाद हो गया, और हमारे लिए ऐसी खबर हो गई है कि नई पीढ़ी के लोग कहते हैं अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसा भी होता है। तो ये जो जनरेशनल गैप आ रहा है और जो दुनिया बदल रही है, इन परिवर्तनों को अगर हम सहज भाव से लें, ये मान के कि ये चीज़ें होनी हैं,
तो हमारे जैसे लोगों का जो तीसरे प्रहर में गुजर रहे हैं, उनकी समस्याएं हल हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात है कि सत्य को और सच को स्वीकारना, उसको हम स्वीकार लें तो फिर हमारी शिकायतें कम से कम हो जाएंगी। भारत में दुनिया अब बदलनी शुरू हुई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी और जो आर्थिक दबाव है, उन्होंने सारे के सारे सामाजिक ढांचे को तोड़ के रख दिया पूरी तरीके से। अभी आपको गांव में तो अभी शायद कहीं मिल जाएगा, गांव में फिर भी बुजुर्ग, मतलब हाँ, शहर लेकिन के आप बुजुर्गों उसको से ये मान के चलना कि कोई नई आशाएं आ जाएंगी और वहाँ का समाज बदल जाएगा ना, वो आखिरी पीढ़ी है। गांव में भी तो लोग पलायन करके शहर ही वो जा आखिरी पीढ़ी है। ऐसा दुनिया के इतिहास में ऐसा ही हुआ है। आप जितने पश्चिम के देश देखेंगे वो ऑल आर अर्बनाइज्ड। अमेरिका जैसे बड़े मुल्क में आप हजारों किलोमीटर चले जाओ, आपको इक्का दुक्का गांव मिलेगा और उस गांव में आपको वॉलमार्ट के मॉल्स भी मिलेंगे, तमाम चीज़ें मिलेंगी। तो वो ये तो होना है, या तो गांव में रहते हुए ही आप अर्बनाइजेशन कर लीजिए अपना। जैसे हमारा एक नई पीढ़ी शुरू हो रही है जो कह रही है कि पैसा हमने कमा लिया और अब चलो गांव की ओर। तो गांव में वो उस गांव में नहीं जा रहे जहाँ पनघट है, जहाँ खेती बाड़ी है ना, वो फार्म हाउस बनाएंगे और वहाँ पे तमाम आधुनिक गैजेट्स रखेंगे। वहाँ पे उनके एलईडी भी होंगे, वो एलसीडी क्या होते हैं, टेलीविज़न कलर्ड, और तमाम आधुनिक सुविधाएं होंगी और वहाँ पर वो उस जीवन की कल्पना कर रहे हैं। तो शहर में केवल आप किसी शहर में आकर बैठ गए फिजिकली, वो मैटर नहीं करता। अर्बनाइजेशन या अर्बनाइज्ड होना एक मेंटल स्टेट है। बहुत लोग मुझे मिलते हैं कहते हुए कि भाई साहब पैसा होना चाहिए, गांव में भी स्वर्ग है। गांव में भी स्वर्ग है, यानी वो जो शहर में है उसको स्वर्ग मान के चल रहे हैं। तो एक पुरानी पीढ़ी जिसमें मेरे जैसे लोग भी शामिल हैं, हम ये मानते हैं कि चूंकि हमने गांव का जीवन देखा और भोगा है, तो हम मानते हैं कि वो बहुत अच्छा ही अच्छा था, सब बड़ा रोजी था, हर चीज़ अच्छी अच्छी थी। लेकिन तब था क्या? आज मैं 66-67 साल की उम्र में मैं बात करूं और मैं अपने गांव की स्थिति देखूं तो वहाँ हालत ये थी कि मैंने परिवारों में, जो कृषक परिवार हैं, किसी के यहाँ 4 जोड़ी बैल हैं, किसी के यहाँ 6 जोड़ी बैल हैं, और बैल से, पशुओं की संख्या से उसका सामाजिक स्तर तय होता था। और किसी की बैठक कितनी बड़ी है और उस बैठक बड़ी होने के बावजूद वहाँ कितने लोग आके बैठ के हुक्का पी रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं, तो उससे वो चौधर का एलिमेंट वहाँ से पैदा होता था। लेकिन आज आप गांव में आप देखेंगे बैल नजर ही नहीं आते। बैल की जरूरत नहीं रही ना, तो नजर कैसे? तो एक ट्रेलर ने आके सारी चीज बदल दी, पूरी आपके कृषि का स्वरूप बदल दिया। अब एक खालीपन पैदा होगा। आप घंटे भर में गए, 2 घंटे में अपना सारा खेत जोते हुए घर आ गए। तो गांव के आदमियों के पास समय होने लगा, और हरित क्रांति की वजह से और अन्य कारणों से, अन्य स्रोतों जैसे ब्लू रिवोल्यूशन हुई, मछली पालन हो गया, आपके दूध पालन हो गया, इससे उनकी जैसी इनकम बढ़ी तो उनका पहला ध्येय था कि अपने आप को गांव में रहते हुए अर्बनाइज्ड करना। गांव में जब पहला टीवी आया होगा, कलर टीवी, मेरे गांव में तो 1976 में आया था, और 1976 में हमने अपनी बहन की शादी में दहेज में दिया था वो। और मैं देखता हूँ कि चूँकि वो शादी से 8-10 दिन पहले आ गया था, तो लोग दरिये बिछा के या ऐसे ही बैठ के उसको देखते थे, और धर्मेंद्र जी वो ताज्जुब से एंटीना की तरफ देखते थे कि इसमें से कोई चीज़ निकल रही है। और उनके लिए वो बिल्कुल एक अजूबा था। हमारे मित्र हैं त्यागी जी, वो नीरज त्यागी नाम है उनका, वो अपने गांव गए, शहर में यहाँ काम करने आए थे, तो उन्होंने बुजुर्गों को बताया, आपके साइड के हैं बिजनौर के, तो उन्होंने अपने बुजुर्गों को बताया कि अब्बा ऐसे फ़ोन आ रहे हैं, ऐसा उपकरण आ रहा है जिसको चाहोगे तो आप खेत में ले जाके भी बात कर सकते हो। तो उन्होंने उसको धमकाया कि ठीक है तू शहर में पढ़ा लिखा है, पर तार के खेत में घसीटते घूमेंगे। तो वो कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि तार के बिना भी किसी से फ़ोन पे बात हो सकती है। हाँ, तो ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि कैसे गांव बदले हैं। और गांव के साथ साथ जो जुड़े कस्बे होते थे ना 5-7-10 किलोमीटर के दायरे में, उनकी ज़िंदगी भी आम तौर पे ग्रामीण जैसी होती थी, क्योंकि उनकी पूरी अर्थव्यवस्था उस कस्बे की गांव पर ही निर्भर होती थी। तो वहाँ आपको उसी तरह का माहौल मिलता था लगभग। लेकिन अब पिछले 3 दशक में जब से आर्थिक सुधार हुए हैं और दुनिया का वैश्वीकरण होना शुरू हुआ है, अब सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से बदली हैं कि हम अनुकूलन नहीं कर पा रहे हैं।
मतलब हम जैसे जो अपने आप को पढ़े लिखे लोग मानते हैं और टेक्नोलॉजी के टच में रहते हैं, हमारे लिए तो आसान है चीज़ें कि हमें पता है कि ये हो रहा है, ये इसका भविष्य ये होकर हमें जब रहेगा। आपको कंप्यूटर की जरूरत है तो आपने कंप्यूटर चलाना सीख लिया। तो अगर हमने इस सत्य को स्वीकार कर लिया है तो हम अपेक्षाकृत सुखी रहेंगे। हमने इस परिवर्तन को मान लिया है कि जीवन का अंग बन चुका है और भविष्य में क्या क्या परिवर्तन होने हैं। अगर इस धारा को कोई नहीं पहचान पा रहा तो वो सुखी नहीं रह पाएगा। वो यही करता रहेगा, हमारे दौर में ये होता था, तुम्हारे दौर में होता, हमारी सास ये करती थी। सास एक तानाशाह की तरह होती थी, जो कह दिया वो बना दिया, कोई चॉइस नहीं है। जो कह दिया सास ने कि आज मूंग की दाल बनेगी तो बनेगी, या बाजरे की रोटी बनेगी तो बनेगी। तो परिवार में चाहे 20 मेंबर हो या 30 हो, जो पुरुष मेंबर है वो भी विरोध नहीं करते थे, चूंकि घर की मुखिया वो थी। अब घर की मुखिया अब बहू है। ये सारी चीजें टूट रही हैं, ये टूटनी है। अभी तक जो ढांचा खड़ा हुआ है इसमें भी इतने परिवर्तन आएंगे कि ये अगली जनरेशन को ये लगेगा कि ये सब कुछ टूट रहा है। और ये सारी चीजें दुनिया के बहुत विकसित देशों में हो रही हैं। तो वहां जो हो रहा है वो यहाँ होना स्वाभाविक है और होकर रहेगा। इस धारा को कोई उल्टा कर नहीं सकता, परिवर्तन को। अब सामाजिक रिश्ते ऐसे माहौल में कैसे रहेंगे? आज की जो बहू है, जिसे ये शिकायत उनको है कि मेरी बहू समय नहीं देती, आप ये देखो, उनको साथ में ये सोचना चाहिए कि जो मुझे आज समय नहीं दे रही, जब ये सास बनेगी तो इसकी बहू इसको कितना टाइम देगी। अगर वो ये सोच लें कि मेरा दर्द तो इसके भावी दर्द से बहुत बड़ा है, तो उनको तरस आएगा अपनी बहू पे कि बेटा मैं तो जैसे तैसे झेल रही हूँ, लेकिन तुम नहीं झेल पाओगी। और ये दर्द पैदा होके रहेगा। हो सकता है उसकी जनरेशन 30 साल बाद की जो जनरेशन होगी, वहाँ कोई डॉटर इन लॉ ये कहने लगे कि पिछले महीने तो आपसे फ़ोन पे बात हुई थी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? 1 साल पहले तो हुई थी। दूसरे कुछ कम्युनिकेशन करने के लिए, शेयर करने के लिए है नहीं। अगर कोई पढ़े लिखे लोग हैं, आप देखें ना, पढ़े लिखे लोग भी हमारे यहाँ क्या होता है, वो कभी पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करते। घर में अगर 4 लोग बैठे हैं तो वो कभी देश की समस्याओं पे या वैश्विक समस्याओं पे या साइंस या साहित्य के बारे में बात नहीं करते। बेशक कितने पढ़े लिखे लोग हो, उनकी बातों का आधार वही रहेगा, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसके यहाँ ये हो रहा है, उसके यहाँ हो रहा है। मतलब गाँव में मैंने स्थिति देखी कि कोई 6 महीने बाद या साल बाद गाँव में आया, परिवार का एक सदस्य, तो बाकी जो लोग जो गांव में रह रहे हैं वो उसको गांव में क्या 6 महीने में, साल भर में हुआ है उससे ब्रीफ करेंगे। उसके घर ये हो गया, उसके घर हो गया, इसके यहाँ झगड़ा हो गया, उसके वो झगड़ा हो गया। अब नई जनरेशन इन चीज़ों से वाकिफ नहीं है, इस कल्चर से ना उसको कोई लेना देना नहीं, बात कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जिस धारा में हम चल पड़े हैं उसमें इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद हावी है। संयुक्त परिवार टूट जाएंगे, संयुक्त समाज सारे टूट जाएंगे और आदमी केवल अपने बारे में सोचेगा कि मुझे क्या हासिल है। ये चीज़ें आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़नी है। तो एक तो ये है कि वो ये मान लें कि भाई करुणा आ जाए उन पर, अपनी बहू पे की बात नहीं कर रही है। नंबर 2 ये है कि बात करने के लिए साझा कुछ है नहीं, कंटेंट नहीं है साझा करने का। अब बहू निकल रही है, जॉब पे जा रही है, उसकी अपनी समस्याएं हैं, ऑफिस की समस्याएं हैं, जहाँ भी वर्क प्लेस की अपनी प्रॉब्लम है, और वो एक ख़ास किस्म की उसकी तरबियत हुई है, पढ़ाई लिखाई हुई है, तो उसको ये लगता है कि मेरी सास में तो क्या है, सब बात करने के लिए क्या है। अच्छा, बेटा का ये नैतिक दायित्व है, उसको ये लगता है, गिल्ट लगता है कि कोई मेरी माँ से बात नहीं कर रहा। उसे ये भी पता है मेरी पत्नी बात नहीं कर रही, लेकिन वो पत्नी की मजबूरी भी समझ रहा है कि मेरी पत्नी क्यों बात नहीं कर रही। तो वो थोड़ा सा जो उसके अंदर गिल्ट कॉम्प्लेक्स है उसको हल्का करने के लिए आके माँ के पास बैठेगा और माँ तू ठीक है, पैर दबा दी, ये कर दिया। धर्मेंद्र जी 30 साल बाद ये सिचुएशन भी खत्म होनी है। कोई पाँव भी नहीं दबाएगा, कोई पाँव नहीं दबाएगा। दूसरी एक चीज़ जो एक सामाजिक पहलू में बताता हूँ, हमारे समाज में लोग ये कहते हैं कि बहू भी बेटी जैसी है। मुझे इस शब्द पे, इस पंक्ति पे बहुत आपत्ति है। आप बहू को बेटी की तरह क्यों मानते हैं? आप बहू को बहू के रूप में सम्मान क्यों नहीं देते? बहू एक बिल्कुल सेपरेट आइडेंटिटी है, उसका एक अलग अस्तित्व है, उससे आपकी अपेक्षाओं का स्तर कुछ और है, आपकी बेटी से कुछ और है। और आपकी बेटी जहाँ बहू बन के जाती है वहाँ आपके दोहरे मापदंड हो जाते हैं। वो तो मेरी बेटी अपनी ससुराल में अपने अस्तित्व के साथ रहे, उसकी एक सेर है, उसका स्वाभिमान सुरक्षित रहे, है ना। आप कभी उसको वो ये सलाह नहीं देंगे कि बेटी आपकी और आपकी सास का कम्युनिकेशन का लेवल क्या है,
आप किन मुद्दों पे असहमत हो, किन पे सहमत हो, किन पर बातचीत करती हो। तो वहाँ दोहरा मापदंड है। जब किसी और की बेटी आपके यहाँ आ गई तो ये जो लफाजी है, ये कहना कि बहू बेटी जैसी है, आप रखो मन में फीलिंग है, अगर बेटी जैसी है तो फिर तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं बेटी से। तो लेकिन बेटी से बात तभी होगी जब वो अपने मायके आएगी और खुसर खुसर होगी, बात नहीं होंगी। अब तो बेटी और माँ की भी बातें बंद हो चुकी हैं सर। वो भी होंगी धीरे धीरे, वो भी होंगी। अब तो फोन है बीच में उनके। तो वर्क प्रेशर इतने हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक तो हमें इन दोहरे मापदंडों से मुक्ति पानी पड़ेगी और कोई तरीका है नहीं। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए, परिवार अगर जैसा भी ये न्यूक्लियर फैमिली है, अगर सौभाग्य से माता पिता साथ हैं, तो एक समस्या है डिवीजन ऑफ स्पेस, कि आप किसको कितना स्पेस दे रहे हो। हमारी दिक्कत हमारे समाज में ये है कि जो सास है उसे एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड बन चुका है। अब उसका फरमान ये है कि सब सुबह लोग 5 बजे उठ जाएं। अब जो वर्किंग वीमेन है वो नहीं उठेगी, उसकी बिना वर्किंग भी नहीं उठती जी। हाँ, तो उसका काम नहीं तरीका है, नहीं 5 बजे कौन सा आधार कार्ड नहीं, उन्होंने मैसा ही नहीं। तो कोई भैंस पशु नहीं है घर में, तो 5 बजे उठ के करेगी। तो आप ये चीज़ को मान लो कि जो मेरी पुत्र वधू है उसका अपना एक लाइफ स्टाइल है, उसको मैंने स्पेस देना उसके हिसाब से। और जब आप उसमें दखल नहीं दोगे, विघ्न पैदा नहीं करोगे, तो देखना संबंध ठीक ठाक होगा। और बच्चों को भी ये चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स को एक स्पेस दें। बहुत सी जगह ऐसा हो जाता है कि अगर मम्मी पापा बात कर रहे हैं बड़े उम्र के, तो बच्चे हंसने लगते हैं। हाँ, कि देखो ये इनकी अभी तक बातें हो रही हैं, ऐसी क्या बात हो रही है ना। तो फिर बहू कहेगी कोई नहीं, चुगलखोरी हो रही होगी आपकी मेरी, इस तरह की। तो ये कंटेंट बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे समाज का एक तबका इलिटरेट है या सेमी लिटरेट है, या जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा समझ उसकी विकसित नहीं हुई, और जो दूसरा पक्ष है वो तेज भाग रहा है और समय का अभाव है। तो कम्युनिकेशन की, संवाद की समस्याएं तो पैदा होनी ही होनी है। हल इसका ये है कि आप आज के सच को स्वीकार करो, भविष्य की जो रूपरेखा बन रही है उसको स्वीकार करो, और एक दूसरे को समय देना, स्पेस देना शुरू करो। और कोई काम की बात हो तो करो। और अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर बड़े बूढ़ों को लग रहा है कि हमारी उपेक्षा हो रही है, तो वो अपने आप को उपयोगी बनाए कि उनका उपयोग क्या। मैं यही सवाल आपसे पूछने जा रहा था अभी जी, कि देखिए जवानी में तो हमें समय नहीं मिलता। अब कोई मुझसे कहे कि 2 घंटे दे दो, तो मुझे सोचना पड़ता है 2 घंटे दूं। और अभी कुछ साल बाद, जीवन के कुछ साल बाद मेरे पास समय ही समय होगा। तो उस समय वाले दौर में खुद को उपयोगी कैसे बनाया जाए ताकि पूछ परख होती रहे। देखिए उपयोगी बनाने के लिए आप सरीखे व्यक्ति के लिए तो कोई समस्या नहीं है, चूँकि आप पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं। मैं आज भी इस आयु में मैं अपने आप को, मेरे पास समय की कमी रहती है। लोग पूछते हैं करते क्या हो, मैंने कुछ नहीं करता। फिर टाइम कैसे कटता है, मैंने टाइम होता ही नहीं। फिर बिजी क्यों रहते हो, तो एक शौक मैंने पाल लिया पढ़ने लिखने का, जो मुझे इन्वॉल्व रखता है। अब सब लोग पढ़ लिख नहीं सकते, नहीं पढ़, आदत छूट गई है ना। कुछ देखिए किसी की आंखें कमजोर हैं, किसी को सुनाई कम दे रहा है, और न्यूरो जो आपने डिजनरेशन हो रहा चीज़ों का, सब लोग नहीं कर सकते। तो उन्हें कोई एक शौक पाल लेना चाहिए, चाहे वो व्यसन ही हो, क्योंकि जिंदा रहना। तो कोई ऐसी आदत, ये वैद्य जी वाली सलाह है, हाँ, पसंद आएगी। कोई ऐसी आदत पाल लो, औरों को मत बताओ, हाँ, ठीक है ना, जो आपके और आदत के बीच की बात है, और आप उसको एंजॉय करो तो आप सुखी रहोगे। ठीक है, लोगों के, अपने हम उम्र लोगों के साथ मिलना उठना बैठना शुरू करो, और जब वहाँ बैठो तो नई जनरेशन की बुराइयां मत करो, अच्छाइयाँ खोजो उनमें, अच्छाइयाँ खोजो कि वो ऐसा कर रहा। अपने बच्चों की कहीं भी आपने आलोचना नहीं करनी जब तक वो बहुत ज़्यादा लिमिट पार ना करे, चूँकि सामने वाला भी क्या करेगा। तो जब बूढ़े लोग आपस में बैठते हैं तो या तो वो अपनी शारीरिक समस्याओं की बात करते हैं, सबको कब्ज है, सबके जोड़ों में दर्द है वगैरह वगैरह, और सबकी यही परेशानी है कि मेरी बहू नहीं सुनती, मेरा बेटा नहीं मानता। आप देख क्या है, इनका कोई अर्थ रह गया। आप जिसके प्रति शिकायत कर रहे हो वो उसको बहुत लाइटली लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम उम्र लोग बैठ के अपनी कंबाइंड, चाहे अतीत को याद कर लें, नॉस्टैल्जिया हो गया कि यार हमारे दौर में तो ये होता था, ये होता है। अब हरियाणा में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग ताश खेलने बैठ जाते हैं। कुछ तो पास हो रहा है ना, टाइम पास हो रहा है, कुछ तो ही रहा है। आप घर की चिंताओं से मुक्त हैं, इस तरह की बातों से मुक्त हैं। और इसमें देखना ये समस्याएं हैं आमतौर पे पुरुषों के साथ नहीं है, बहुत कम होंगी, महिलाओं के साथ ज़्यादा है।
क्योंकि उनकी अपेक्षाओं का स्तर बहुत ज़्यादा है। वो धर्म कर्म में रुचि ले सकती हैं। तो आप प्लांटेशन कर सकते हैं, पौधों के साथ जीना सीख लीजिए, पेड़ों के साथ जीना सीख लीजिए। और जो छोटे बच्चे हैं, 8 साल का, 10 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, आप उनके साथ मिक्सअप हो जाओ। कहते हैं कि बुढ़ापा एक बार फिर बचपन को की पुनरावृत्ति कर रहा है। तो आपका एज ग्रुप एक नीचे है, तो 8-8, 10 साल के छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, आप उनके साथ खेलते रहो, काम तो है नहीं आपको कोई। अच्छा, घर वाले भी ये सोच के सुखी होंगे कि चलो कुछ तो टाइम पास हो रहा है, इधर उधर जा रहे हैं। एक जो बात की आपने सत्संग की, ये शहरों में तो काफ़ी चल पड़ा है। इस बहाने भी आप 1-2 घंटा आप जाके बात कर आते हैं। क्योंकि नई पीढ़ी का तो इस चीज़ों में कोई बहुत ज़्यादा रुचि है नहीं, और अगर होगी भी तो वो उनको यूट्यूब पे सुन लेंगे सारे के सारे प्रवचन। तो एक उनको अगर वहाँ जा रहे हैं तो उसकी नई पीढ़ी उसकी उपहास ना करे इस पे, उसको उस चीज़ को उसको ये दिखाना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं उसके प्रति हमारा सम्मान है। और कभी कभार मौका लगे जाके मंदिर में उनको छोड़ भी आइए। तो समस्या केवल धर्मेंद्र जी संवाद की है, कम्युनिकेशन की है। वो क्यों नहीं है वो हमने बजट यहाँ डिस्कस किए हैं जितना भी संभव था। समय की अपनी सीमा रेखा है, और जो कारण है उनसे भी बात करनी पड़ेगी। अपना अंतर अवलोकन जरूर करना चाहिए कि अगर कोई मुझसे बात नहीं कर रहा तो ये समस्या मेरी है, अगले की समस्या नहीं है। और इस समस्या का समाधान मैंने तलाशना है। तो मैं कैसे अपने आप में वो परिवर्तन करूं कि मेरे से लोग संवाद करें। देखिए, कोई कड़वा आदमी है, गाली गलौज देने वाला आदमी, उससे सब दूरी रखेंगे। अगर वो नहीं कर रही तो आप जाके कोशिश कीजिए उनसे बात करने की। किसी टीवी सीरियल के बारे में बात कर लीजिए, या वैसे ही पूछ लें, बहू तू क्या इस पे लगी रहती है, मुझे भी सिखा दे। ये नहीं कि बहू तू सारे दिन इसी पे लगी रहती है, तूने तो घर का नाश कर दिया, हमारा तो छोड़ा ही कुछ वो नहीं। मेरे एक दोस्त हैं, हाँ, उनके पिताजी बैठक में बैठते थे, बोला हमारी बैठक बुजुर्गों से भरी रहती थी। फिर मैंने सोचा पिताजी को थोड़ा नई दुनिया से परिचित कराऊं, तो मैंने उनको एक मोबाइल ला के दे दिया और बैठक में एसी लगा दिया। अब पता चला धीरे धीरे वो बैठक के सारे बुजुर्ग भी गायब हो गए और पिताजी सिर्फ फोन पे लगे रहते हैं। हाँ, तो उसमें ना एक संतुलन साधना होता है। बुजुर्ग जो हैं उनको अपने टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली करना तो बुजुर्गों से पूछा जी अब आप क्यों नहीं आते हमारी बैठक में, तो बोले यार तेरा पिताजी तो फोन पे ही लगा पड़ा रहता है। हाँ। हमारा टाइम पास नहीं अच्छा, होता है। बुजुर्गों के साथ एक समस्या है कि वो जल्दी उठते हैं, कि सुबह उठ के 5 बजे या 5 बजे से 9-10 बजे तक तो उनके लिए कुछ है नहीं, सारा सिस्टम सोया पड़ा है। तो वो अपने उस समय जो पूजा साधना आराधना करनी है, और उस समय तक उनके दोबारा नींद लेने का टाइम हो जाता है। थोड़ी यूटिलिटी कर सकते हैं बुजुर्ग, घर का कुछ मतलब हेल्प कर दें, दूध ला दें, सब्जियां ला दें। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि अगर वो पढ़ सकते हैं तो कुछ भी पढ़ें, धार्मिक ग्रंथ पढ़ें। उसमें मैं कोई उनको सिलेबस नहीं दे रहा कि इस तरह की चीज़ें पढ़नी है। थोड़ा बहुत शुरुआत करें दोबारा पढ़ने हाँ, की। दोबारा से पढ़ने की। आप रामायण पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिएगा, और जितने पुराण हैं दुनिया भर के। कई बार आदमी को मौका नहीं मिलता अभी जैसे जवानी में। अब मैं आपको बताऊं, मैं सोते समय या फिर दिन में जब टाइम होता है, पहले मैं गजलें सुनता था, दिन में 1 घंटा आधा घंटा गजल सुनता था। अब पता नहीं क्यों मुझे हनुमान चालीसा में आनंद आने लग गया है, तो मैं उसको सुनता हूँ। तो हनुमान चालीसा भी अगर मैं कहूँ तो क्या है, गजल ही है ना। तुलसीदास जी ने भोजपुरी में अब जब आंखें बंद कर बिल्कुल ऐसे बहुत आनंद आता है उसको सुनने में। तो दिन में मतलब अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ ही करने लग जाएं, या कुछ भी जो जिसमें इष्ट में है, अगर इष्ट में नहीं है तो बढ़िया गाने सुन चैंटिंग करें आप। मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश के गाने किसी सुनें। मंत्र का जाप कर सकते हाँ, हैं। आप शमशाद बेगम के गाने सुने। और बेशक लोग कुछ भी कहते हैं, एक परवाह करना छोड़ दें। इस उम्र में आके कि मेरे बारे में कोई क्या सोच रहा है, लोगों की परवाह करना बंद कर दो। ये बिल्कुल चिंता बंद कर दें, क्योंकि कोई आपको किसी प्रमाण पत्र से आपका कुछ नहीं होने वाला। अब सिर्फ ये है कि औसत आयु बढ़ती जा रही है, 70-80 साल तो कॉमन सी बात होगी। ये लंबा जीवन जो है, जिसमें आपकी उपयोगिता कुछ रही नहीं है, तो उसमें आप अपने लिए जीना शुरू करें। लोग क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब इस तरह का जीवन बुजुर्गों की ये सोच होगी, तो मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं वो भी नए सिरे से रीडिफाइन करेंगे अपने आप को, कि अरे हमारे पेरेंट्स ने तो हमें पूरा स्पेस दे रखा, पूरी छूट दे रही। और एक महत्वपूर्ण पहलू है इसमें, वित्तीय, आर्थिक।
क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो सैलरीड हैं रहे हैं और उनको पेंशन मिलती है। इस विषय पे तो फिर हम अलग से भी बात करना चाहेंगे, तो क्योंकि ये बहुत विस्तार का विषय एक आर्थिक आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। वो अगर कैसे वो बनी मिले रहे, बुढ़ापे में? जो आपने बहुत सारी कहानी सुनी कि एक बुढ़िया थी या बूढ़ा था, वो ना खुड़खुड़ाता रहता था, बच्चों की रहता था कि इसमें कुछ है, और मरने के बाद में कुछ भी नहीं मिला जब उन्होंने तलाश किया। तो ये खुड़खुड़ाहट जो है ना जरूरी है कि भाई मेरे पेरेंट्स जो हैं वित्तीय रूप से सुरक्षित है, उनके पास कुछ है और उनके पास कुछ और भी है। ये गलतफहमी भी अगर बनाई जा सकती है तो आज के युग में इनका भी महत्व है। पर आजकल तो एक और अलग तरह का दौर आ गया सर, बच्चों को पिता से कोई अपेक्षाएं उम्मीदें हैं ही नहीं। अब वो खुद इतने साउंड हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि हम उनको दें और उनको उसकी जरूरत नहीं है। ऐसा प्रतिशत बहुत कम है। हाँ। ऐसे लोग बहुत कम है और कहते हैं कि पैसा तो जितना हो उतना कम आज के दौर में। चलो इस फाइनेंशियल इस पे भी हम कभी जी बात बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। अम्मा है या कोई अंकल हैं या फिर कोई भी है, आप अकेलापन झेल रहे हैं तो ये समस्या आपकी है और हमें ही इससे बाहर निकलने का एक समाधान खोजना पड़ेगा। ऐसे तरीके आजमाने पड़ेंगे जिससे हम बच्चों के नज़दीक चले जाएं। और ये दो पीढ़ियां एक साथ बैठी अब से बात कर रही हैं। उसी दौर में मुझसे मेरे पिताजी की अपेक्षाएं होंगी, माताजी की अपेक्षाएं होंगी, और इनकी हमारे से क्या अपेक्षाएं, उस दौर के लोग भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सर कि गतिशीलता होनी चाहिए, खुद को मतलब उपयोगी बनाए रखें। जैसे मैं बताऊं, मैंने अपना नेक्स्ट टारगेट भी सोच रखे हैं मैं कि मैं मतलब कैसे मतलब अंतिम सांस तक खुद को गतिशील बनाए रख सकते हैं हम, इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। देखिए सांस जो है वो तो गति का नाम है। हाँ। तो जब वो गतिशील है तो आप भी गतिशील रहिए। शुक्रिया सर जी नमस्कार। आप एक विचार विमर्श से ही कोई बातचीत निकलती है तो आप अपने कमेंट करके अपने विचार जरूर रखिए इस बारे में। नमस्कार।